हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है विविधता और भेदभाव, और इसमें हम लोग आपका देख रहे थे इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को। आज हम लोग आपका कोशिश करेंगे कि हम अपने इस आपका चैप्टर को अंतिम रूप दे दें, ताकि हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकें, बहुत अच्छे से पढ़ सकें, एक एक चीज़ को हम लोग आपका देख लें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस चैप्टर को आप एक बार घर जाकर ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। रिवीजन के दौरान, पढ़ने के दौरान कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो कृपया आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका कमेंट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों जो चैप्टर आपके चल रहे हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से, आप उनके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट बनता है आप तब भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 2 हमारे समक्ष है और हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। हमने इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को इसमें देख लिया था और बहुत सारी चीजों को हमने इसमें बात भी कर ली थी बच्चों। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। हमने देखा था कि आपकी पूर्वाग्रह क्या होता है, लोग किस तरह से आपका पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं, क्या है पूर्वाग्रह, वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका समझेंगे। और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे कि आपका पूर्वाग्रह क्या है और कि किस तरह से आप इसको देख सकते हैं, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उन सारी बातों पर हम लोग आपका गौर करेंगे और इसको समझेंगे। अब देखिए, लड़के और लड़की में जो भेदभाव का अंतर है किस प्रकार होता है, क्या चीजें हैं, सामाजिक चीजें क्या हैं, इसको हमने देखा है इसमें। दूसरा हम लोग देख रहे थे इसी के अंतर्गत आपका रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं वो धारणा कौन सी हैं, उन रूढ़िवादी धारणाओं को हम लोग आपका विचार करेंगे। और विचार के साथ साथ असमानता और जो भेदभाव है उस भेदभाव के पूरे दौर से हम लोग गुजरे हैं और आपका एक एक करके हमने सारी चीजों को इसमें पढ़ा है। दूसरा हमें ध्यान देना है, भेदभाव का सामना करने पर अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आप उसका सामना करते हैं तो किस तरह की चीजें आप लोग झेलते हैं, ये चीजें क्या होती हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए। किस तरह से आप इनको देखते हैं, इस पर भी हम लोग अपनी बात कर रहे थे। दूसरा है बच्चों, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी आगे चर्चा करते हुए बहुत सारे टॉपिकों को हमने देखा और इसमें देखा कि समानता के लिए संघर्ष किस तरह से हो रहा है, क्या है संघर्ष, और इस समानता के संघर्ष को हम लोग देख रहे थे और क्या क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसकी स्थिति रही है। इस समानता के संघर्ष को पहचानने की बात हम लोग कर रहे थे। अब जैसे कि इन सब समानताओं के संघर्ष के साथ जो चीजें जुड़ी हैं उनको भी हम लोग देखेंगे और इसी में हम लोग शुरू करेंगे समानता के संघर्ष से। लेकिन हम लोग अंबेडकर साहब की जीवनी को पढ़ रहे थे, पहले जीवनी को पढ़ लेते फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस जीवनी पर हम लोग अपनी नजर डालेंगे, कोई चीज आपने पढ़ी होगी आप उसको समझिए। अंबेडकर अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वकील बनने के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ गए वो आपका, इंग्लैंड, की मेरे को वकील बनना है, और वकील बनने के लिए वो लोग कहाँ चले गए आपका, इंग्लैंड चले गए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, और पूरी वकील बनने के लिए वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड। उन्हें दलितों के प्रति बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। कह रहे जो आपके दलित लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और स्कूल भेजने के लिए उन्होंने क्या किया, जो बच्चे हैं उनको आपका प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने का कहा गया ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकले। कैसी नौकरी करने के लिए, अलग अलग तरह की नौकरी करने के लिए बोला कि अगर आप जॉब करोगे तो आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप इन सबको छोड़ दीजिए। ठीक, दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर का नेतृत्व किया। कि पहले जो दलित लोग थे उनको मंदिरों में जगह नहीं मिलती थी और उनको जगह दिलाने के लिए सारे प्रयास करने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा। उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनको लीड कौन कर रहे थे आपका, अंबेडकर कर रहे थे। किसके लिए,
मंदिरों में आपका प्रवेश को लेकर। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ आशय लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसकी इजाज़त सभी को हो और सब लोगों को, कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए। तो इस तरह की वो बात कर रहे थे। आज हम लोग इसमें बात करेंगे, आपका इस टॉपिक में जो मेन चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उनमें समानता के लिए, व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। कैसा था कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उस संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए भी किया गया था कि हम लोगों को क्या मिले, समानता का व्यवहार मिले। अब देखिए, हम तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे कि तुम दलित हो, तुम जनजाति हो, तुम स्वर्ण हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिशर भारत में आए थे अंग्रेज, तो वो भी तो हमारे साथ भेदभाव करते थे। चाहे यहाँ का स्वर्ण हो, अपर हो, कोई भी हो, ना कोई मतलब नहीं, वो अपने पास उनको नहीं बैठाते थे, ना उनसे वो बात करते थे। उनका सीधा विजन था कि वो हमसे छोटे हैं और हमारे लेवल के नहीं हैं, क्योंकि जो यूरोपियन लोग हैं वो सबसे हाई क्वालिटी है और उसमें भी आपका ब्रिटेन के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सभ्य हैं। इस तरह की उनकी विचारधारा थी और इसी विचारधारा को देखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें करी थी। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखना है कि ये भी जो हो रहा था वो भी आपका समानता के लिए ही आपके प्रयास किए जा रहे थे कि क्या हो सके, आपका समानता स्थापित हो सके और समानता के लिए जो संघर्ष है वो हम लोग आपका कर सकें, उस संघर्ष को हम लोग जी सकें। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और आपका किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़ी। कह रहे जिसके खिलाफ उन्होंने अनुभव किया उन्होंने क्या करा, आपका उसकी लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई है कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। कि दलित क्या करते थे, आपका संघर्ष करते थे किसके लिए, आपका मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए। पहले उन्हें मंदिर में जाने की एंट्री नहीं थी। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है उन्हें भी वैसा अधिकार मिले, यानी कि महिला मांग कर रही थी अपने पढ़ने लिखने का, ताकि हम लोग भी समान रह सके। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। क्या करें कि दलितों को उनको उस तरह की चीजें मिले और ब्याज की दरों से उनको रियायत मिले, इसका छुड़ाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया कि कैसी है हमारे यहाँ बहुत प्रकार की असमानता है और उन समानताओं पर विचार किया। किसानों को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और संघर्ष के खिलाफ किस तरह की लड़ाई किया गया है। कई नेताओं ने लड़ाई के हिस्से में, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस नेताओं ने संविधान की ऐसी दृष्टि और लक्ष्य बनाए रखा जिससे कि भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम कभी एक भारत के रूप में जोड़ती है। और हम लोग क्या देखते हैं कि भारत एक समान होगा, उसकी रूपरेखा एक जैसी होगी और उसको जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। कह रहे जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, उसको हम कैसे देखते हैं, छुआछूत की तरह। ठीक, पहले चीजें थी सब हमारे समाज में, वर्तमान हिस्सा नहीं है। आप देखेंगे महिला किस तरह से आंदोलन कर रही हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए, अपनी समानता के अधिकार के लिए। तो हमको ये सारे चीजों को हम लोगों को समझना चाहिए कि ये क्या है और किस तरह से हैं। इसको आप लोग पढ़िए ताकि सारी चीजें क्या हो जाएं, आपको बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएं और कोई किसी प्रकार का आपका डाउट ना रहे और ना आपका बना रहे। तो आपको इन सबको देखना है और इन सब पर आपको बात करनी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और इसी कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया कि जो अनटचेबिलिटी है
अब इसको समाप्त करना पड़ेगा और इसके लिए कानून बना दिया, कानून रूप से इसे खत्म कर दिया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद थे। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुल गई थी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाल दी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़े समुदायों को समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। यानी ऐसा गरीब वर्ग जो आपकी मुख्य धारा से अलग थलग है तो उन्हें क्या मिले, समानता का अधिकार मिले, उसके लिए फायदा दिलाने के लिए उन्होंने एक विशेष अधिकार की बात की। देखिए, संविधान सभा में कुछ समिति के सदस्य हैं, डॉक्टर अंजय प्रसाद हैं आपके हमारे, और देखिए बहुत सारे नेता इसमें हैं, आप इनको बाकायदा देख सकते हैं। ठीक, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जो हमारे यहाँ विविधता बनी हुई है, जो डाइवर्सिटी है, क्लियर है, तो उसको भी हम लोगों को मूल्यवान मानना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हैं। ठीक, उन्हें यह महसूस किया गया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मानने और अपने आप को खुले रूप से व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। कैसी हो? अपने रूप से उन्हें खुले रूप में व्यक्त करने की जो आज़ादी है, उनको वो आज़ादी भी होनी चाहिए। उन्हें कहा गया कि कई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, कि चाहे कोई भाषा हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई त्यौहार हो, वो क्या नहीं बनना चाहिए, आपका अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्हें जोर दिया गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है भारत? एक आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, ये ध्यान रखना है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। और कैसे? बिना किसी भेदभाव के लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में देखा जाता है। और क्या कह सकते हैं? इसे हमारी जो एकता है, उस एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हम इकट्ठा रह सकते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? एक दूसरे की जो इज्जत है उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल्य है जिसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके संघर्ष करें। और आंदोलनों और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी कैसे थे? बहुत जरूरी थे। तो इस तरह की चीजें थी कि किस तरह से हम लोग उसको संविधान में प्रोविजन दें ताकि असमानता, भाषा, क्षेत्र, रिवाज सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए और सबको सेम अभिव्यक्ति हो। ऐसा नहीं किसी एक भाषा स्पेशल के लिए चीजें हो रही हैं, सबको समानता का रूप स्थापित हो, सब समान रूप से काम कर सकें। ऐसी सरकार का और हमारा आपका प्रोविजन होना चाहिए कि हम सबको एक समान ट्रीटमेंट कर सकें, एक समान चीजें कर सकें। इसलिए हम लोगों ने सरकार से ऐसी गुजारिश की और ऐसी चीजें की। ठीक है कि क्या है, कैसे है, किस तरह का है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, उद्देशिका हम लोगों को मिली है संविधान का पहला प्रारूप, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा और समानता का अवसर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी प्रस्तावना का जो पहला पन्ना है उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या लिख रहा है, ध्यान देना है बच्चों। भारत का संविधान, अब ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा। अब ये है उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ध्यान दीजिए, प्रतिष्ठा यानी कि मानवीय रहेगा, और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सबके व्यक्तियों की गरिमा और अखंडता, गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने को हम वाली बनताओं को हम लोग जो उसकी बंधुता है उसको बढ़ावा देंगे।
देखिए साफ साफ जिक्र किया है, इस वाले पेज पर ध्यान दीजिए यहाँ कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सब समान है। दृढ़ समकल होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इति द्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये चीजें पूरी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन के साथ लिखी गई हैं और ये आपको ध्यान रखनी है और सारी चीजों का आपको मान रखना कि किस तरह की क्या चीजें हैं। तो इतना पढ़ा, इतना जाना, तो यहाँ तक कोई ऐसा किसी प्रकार का कोई आपका डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे समझ सकते हैं कि भाई ये चीज है और इस तरह से है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये चैप्टर जो है आपका पूरा समाप्त हो गया है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से ना देखा हो। फिर भी अगर कोई चीज है तो आप बच्चों मुझसे एक एक करके आप लोग रिवीजन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हम लोग को समझ नहीं आई है, इसका थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिए, इस तरह से किस तरह से आंसर करें, उस आंसर को आप मुझे दिखा दीजिए तो और थोड़ा बता दीजिए। मैं उस विषय में आपकी हर संभव आपको प्रयास करूंगा, हर संभव आपको तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, इसको समझ सकें क्या थ्योरी है पूरे चैप्टर की, अंबेडकर जी ने किस तरह से दलितों को और आपका पिछड़ों लोगों को किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से उनके लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा हम देखा भेदभाव का सामना करने पर किस तरह की चीजें सामने आई, क्यों था ये भेदभाव, किस तरीके से था, आदिवासी लोग कौन थे, कैसे उन्हें जनजातीय कहा गया, आपके जो पिछड़े थे दलित उनको दलित ही क्यों कहा गया, वो किस तरह से पिछड़े, असमानता और भेदभाव क्या था, विविधता क्या थी, रूढ़िवादी अवधारणाएं कैसी बनी हुई थी, लड़का लड़की में असमानता की क्या धारणा थी। और इसी के साथ हमने पूर्व आग्रह की चीजों को देखा कि पूर्व आग्रह क्या है शहर और गांव में। तो इस तरह से हमने अपने पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब इसमें मुझे बताइए कोई ऐसा डाउट है, कोई कमेंट है, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि हमको ये चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, ठीक, आगे देखते रहेंगे क्या चीजें हैं और किस तरह से हैं ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और उसको पढ़ सकें। तो आप लोग सभी मेरे प्यारे बच्चे घर पर जाकर एक बार जरूर अपने चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई भी ऐसा डाउट बनता है तो आप उस डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना यहाँ तक इस चैप्टर में कोई डाउट, कोई कमेंट किसी प्रकार की, कोई चीजें? चलिए, नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपना रुख करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग आपका इसी में देख लेते हैं। तो ध्यान देना है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है 21 सेकंड को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को जानने का भी प्रयास करेंगे। देखिए 21 सेकंड है और इसमें है आपका 21 सेकंड में है आपका सरकार, गवर्नमेंट क्या होती है, क्या है सरकार, इस सरकार पर हम लोग बात करेंगे। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने में, व्यंग करने में तथा राजनेताओं की गलती ढूंढने के लिए। यानी कि लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति आपका जो आपका कार्टूनिस्ट है, अगर उसे सरकार की आलोचना करनी है तो उसे अधिकार दिया गया है। कैसे कर सकता है वो? अपना कार्टून बनाकर व्यंग यानी कि टॉन्ट जो आप कसते हैं ना मजाक में, इस तरीके से करके वो राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए कर सकता है। आर के लक्ष्मण ये ऐसा लिखते हैं और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या है। तो चैप्टर नंबर 3 आपके समक्ष है, 2 हम पढ़ रहे थे और 3 में आपको साफ दिखाई देगा कि सरकार क्या है। अब किसको कहेंगे गवर्नमेंट? सरकार क्या है, कैसी है गवर्नमेंट, किसको गवर्नमेंट कहेंगे,
इन सभी बातों पर आप लोगों को विचार करना चाहिए कि सरकार किसको कहते हैं, सरकार का अंश क्या है। अब देखिए, हमारे यहाँ भी तो सरकार है। अब हम बोलते हैं केंद्र की सरकार, एक बोलते हैं राज्य की सरकार, ठीक, और एक सरकार हमारी भी होती है कि हमारी तो अपनी सरकार है। बोलते ना आप लोग हंसी मजाक में कभी कभी, तो ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे केंद्र और राज्य की सरकारों के विषय में, किस तरह से उनके काम करती हैं, क्या जिम्मेदारी है, सरकार का मतलब क्या है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। आपका सरकार चुनी कैसे जाती है, इस विषय में भी हम लोग आपका इन बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके बहुत अच्छे से इसकी जो जानकारी है वो हम लोग आपका जुटा लेंगे, ताकि हम लोग ये सब निश्चित रूप से कर सकें और सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना आप सब लोगों को ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, वे कैसे निर्णय लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार या राजनीतिक सरकार के बीच अंतर क्या है, इस अंतर को समझना है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं क्या है। और सबसे पहले कुछ कटिंग्स है, उनको देख लीजिए। सरकार के कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, उच्च न्यायालय के द्वारा 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभाग का पुनर्गठन के पक्ष में सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो बार बार हमें अखबारों में, न्यूज में लोगों के मुंह से एक चीज सुनने के लिए मिलता है, सरकार सरकार सरकार। आज हम इस सरकार की सारी पृष्ठभूमि, सारे पन्ने, सारे फेज को हम लोग पढ़ डालेंगे, समझ लेंगे कि क्या है सरकार और किस तरह से काम करती है, क्या है इस सरकार की स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, इस पर बात करेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। समझिए, कोई भी आपका देश है, उस देश में बहुत सारे आपके डिसीजन लिए आते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। उस काम के लिए हमें क्या करती है, सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किस चीजों के दाम घट जाएं और बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरणों के लिए, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई नई योजनाएं चलाती है। इनके अलावा वे अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे सड़क, रेल सेवाएं इत्यादि। जैसे सड़क है, रेल है, इन सब चीजों की चीजें बदल जाती हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। क्या काम है सरकार का, कि जो देश की सीमाएं हैं उन सीमा की सुरक्षा करना, और सुरक्षा के साथ दूसरे देश के साथ हमारी कैसी हो, शांतिपूर्ण आपके संबंध हो। इस तरह का हम लोग बात करते हैं, ताकि तो आप लोग उसको मतलब किस तरह से शांति बनाए रखते हैं, तो आप लोग उस पर फोकस करिए। ठीक, उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और उनकी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले जब प्राकृतिक विपदा घिरी है, जैसे सुनामी, भूकंप। तो मुख्य रूप से सरकार की पीड़ित लोगों की सहायता करती। अगर यही कोई विवाद होता है तो कोई अपराधी नहीं करता, लोग निर्णय ले जाते हैं। सरकार भी अलग है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ पैसे कैसे तय कर पाती है, ये चीजें कैसे तय कर पाती है, इन सब के विषय में। सरकार के लिए इन कामों को करने की क्यों जरूरत होती है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। कैसी होती है, एक व्यवस्था की आपकी जरूरत होती है जिसके आवश्यक तक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है तो बहुत कुछ लोग लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुनिश्चित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार की कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है
क्या बनाती है? नियम बनाती है सरकार, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू होते हैं। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं सरकार ने अपना कानून बना दिया और वो आपका नेपाल में लागू हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। सरकार द्वारा बनाए गए कानून हमेशा देश की सीमा के भीतर लागू होते हैं। अगर भारत ने कोई कानून बनाया है कि आज से कि जो व्यक्ति को बुखार है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो सिंपल मतलब है कि वो कानून भारत की सीमा के अंदर जो लोग हैं उन सभी के लिए लागू है। ऐसा नहीं है जो बाहर रह रहे हैं, आपके नेपाल वालों को, भूटान, श्रीलंका वालों को ये नियम लागू हो जाएंगे, नहीं, उनको नहीं हो सकते। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए। एक मैंने एग्जांपल लिया है, और बहुत सारे ऐसे कुछ नियम कानून आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है सरकार आपका बना सकती है, इस तरह के निगमन सरकार आपका कर सकती है, इस तरह के कार्य आपके सरकार देखती है। अब देखिए, सरकार के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उसको देश की रक्षा भी करनी होती है, देश के संसाधनों को भी सही आपके दिशा में लगाना होता है, लोगों के लिए रोजगार, समृद्धि, विकास और बहुत सारी चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे आपके संबंध हो, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, क्लियर है, किसान, गरीब, सबको साथ लेकर चलने की नीति को चलना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर में आपका चलने के लिए हमारे पास नियम कानून, आपका संविधान है, जिसके अनुसार सब लोग चलते हैं। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, सब संविधान के अंदर समाहित है, और संविधान में शक्ति का स्रोत आपका जनता को ही बताया गया है कि जनता किस तरह से उस शक्ति के स्रोत का माध्यम है। इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए। अब हम बात कर रहे हैं सरकार के स्तरों की, कि सरकार कितने स्तर पर होती है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार के स्तर किस तरह से होती है। अब सबसे पहले तो आप एक बार एक नज़र भारत के मैप पर डालिए, ताकि आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएं और आप इसको आपका देख सकें। क्लियर है बच्चों? देखिए, भारत के मैप पर अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो इस नज़र डालने के अंतर्गत आपको अपना राज्य दिखाई देगा, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है हमारा उत्तराखंड राज्य, इसको मैंने ग्रीन किया है अभी। अब मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आप इसको एक बार फिर दोबारा से देख लें, ताकि सारी चीजें साफ हो जाएं। ठीक है, ये देखिए बच्चों। ठीक, अब समझिए। अब जिस तरह से हर अलग अलग राज्यों में आपकी सरकार बनती है, चाहे उसमें उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पटना, अरुणाचल, हिमाचल, जो भी देश है, मतलब देश में जो भी आपके राज्य हैं, सब में अपनी सरकार होती है। एक ऐसी ही सरकार हमारे केंद्र में भी होती है, उसको बोलते हैं हम केंद्रीय सरकार। ठीक, उस केंद्रीय सरकार का जो नेतृत्व करता है उसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, और जो राज्य सरकार में सरकार का जो नेतृत्व है उसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो ये दो शब्द तो आपके लिए बड़े कॉमन हैं। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी कि मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये भी पता होगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चों, जब पूरे देश को चलाना है और राज्य को चलाना है तो दो अलग स्तर पर सरकार होती है, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर। इन दोनों स्तरों की सरकार की हम लोग आपकी व्यापक रूप से आपकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जो सरकार है, क्या अगर सरकार ना हो तो क्या हमारा देश नहीं चल सकता? बोलिए आप मुझे, क्या हमारा देश नहीं चल सकता? क्या जब 1947 से पहले जब हमारे यहाँ सरकार नहीं थी, अंग्रेजी शासन था तो उनकी सरकार थी, उससे पहले राजा महाराजा थे, तो क्या तब शासन नहीं चल रहा था? तो आप कहेंगे कि सर देखिए, शासन तो उस समय भी चल रहा था, लेकिन लोगों के पास समानता का अधिकार, ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। जो राजा होते थे या जिनकी सरकार होती थी वो अपने मनमाने ढंग से अपने काम को करते थे, लेकिन
सरकार बनने से, लोकतांत्रिक देश प्रक्रिया बनने से सरकार भी लोगों के प्रति जवाबदेही है कि ये काम किस लिए किया गया है, और जितना भी कार्य होता है वो सब बिल्कुल पारदर्शी होता है और संविधान के अनुरूप होता है, और सारे कार्य आपके संविधान के अनुरूप और संविधान की रूपरेखा के अंदर ही आपके तय किए जाते हैं, ताकि लोगों का विकास हो सके और लोग आपके डेवलप हो सके और एक राष्ट्र मजबूत हो सके। इस तरह से सरकार काम करती है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश के लोगों की, अपने देश के जनता की, अपने राष्ट्र के अंदर समृद्धि और विकास के हर मापक, हर सूचकांक को तय करें। क्लियर है बच्चों? इसलिए सरकारों को हमेशा दो स्तर पर आपका रखा गया है, ताकि शासन सुशासन सब अच्छे से चल सके। इसके लिए सरकार ऐसे प्रयास करती है। दो लेवल की सरकार को हम लोग पढ़ेंगे, एक तीसरा लेवल भी मिलेगा जिसको हम स्थानीय की बात करेंगे, उसको हम बाद में आपको ऐड करके समझा दूंगा। तो बच्चों, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका किस प्रकार से जो हमारे यहाँ आपकी सरकारें हैं दो लेवल पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक आपके स्थानीय लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्राम पंचायत या आपका न्याय पंचायत। तो इन सब की बात हम लोग आपका कल करेंगे। तो हमने जो आपके पिछले आपके लेक्चर में जो आपका विविधतापूर्ण और भेदभाव की स्थिति में पूरे सब चीजें पढ़ी हैं, आप उनको घर जाकर एक बार जरूर रिवीजन कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।